Hey guys, assalamu alaikum to all of you. I'm Mr. Farouk and today we're gonna talk about right issue. राइट इशू की टैक्सेशन डिस्कस करेंगे, उसकी थोड़ी सी अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहली चीज़ ये है कि राइट इशू होते क्या हैं। राइट इशू बेसिकली कंपनी उस वक्त इशू करती है जब उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रेज़ फाइनेंस। ठीक है, दो तरीके हैं फाइनेंस रेज़ करने के लिए। एक है बैंक से लोन ले लें, दूसरा है शेयर होल्डर से पैसे ले लें। बैंक से जब लोन लेंगे तो उसमें रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी लोन की, और साथ आपको मार्कअप भी पे करना पड़ेगा। जबकि जब शेयर होल्डर से आप पैसे लेंगे थ्रू राइट इशू, तो आपको ना रीपेमेंट करनी है ना मार्कअप देना है। ये फ़ायदा है। तो और कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी जो है वो, कस्टमर मीन्स शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होता है कि उनको कम प्राइस पे, डिस्काउंट पे उनको शेयर्स मिल जाते हैं कंपनी के। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो उसको भी फ़ायदा होता है, और अगर न्यू शेयर होल्डर है उसको भी फ़ायदा होता है। वो कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब उसका अगर हम थोड़ा सा प्रोसीजर देखें तो कंपनी पहले लेटर ऑफ राइट्स इशू करती है, मतलब लेटर्स इशू करती है जिसमें आपको राइट दिया जाता है कि आप शेयर्स परचेज कर लें। दीज आर नॉट शेयर्स, दीज आर राइट्स टू परचेज शेयर्स। ओके, तो पहली पहली प्रायोरिटी किसे दी जाती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेटर ऑफ राइट्स इशू किए जाते हैं, ताकि वो एक ड्यू डेट दी जाती है कि इस डेट तक आप नए शेयर्स परचेज कर लें या फिर आप सेल कर लें। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास दो ऑप्शंस होंगे कि या तो वो लेटर ऑफ राइट्स को सेल कर दे या फिर उससे शेयर्स परचेज कर ले। ठीक है, तो और न्यू जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उस इस ऑप्शन को अवेल नहीं करते, तो जो बाकी शेयर्स हैं ये साथ साथ, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो प्रायोरिटी पहले एग्जिस्टिंग को दी जाती है। तो जब एग्जिस्टिंग उसको मना कर देते हैं तो न्यू शेयर होल्डर्स बाय कर लेते हैं लेटर ऑफ राइट्स को, और साथ ही वो बाय कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं शेयर्स की। ठीक हो गया, तो इसमें ये बात होता है। अभी आगे चलें तो क्या होता है कि लेटर ऑफ राइट्स इशू करते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक प्राइस बताते हैं, एक ड्यू डेट बताते हैं कि इस डेट तक आपने सब्सक्राइब करने हैं। पहली चीज़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाती है, फिर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है, और उनको उनका गेन लॉस जो है ना वो कैलकुलेट होगा। अगर लेट से आपको शेयर्स मिल गए और लेटर ऑफ राइट्स मिल गए, लेटर ऑफ राइट्स परचेज़ करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़े, तो इसका मतलब है आपकी कॉस्ट नील है। लेकिन अगर आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने शेयर्स जो लेटर ऑफ राइट्स हैं उनको सेल करना है, तो किसी ना किसी प्राइस पे करेगा, तो उस पे गेन इसका क्या आ जाएगा, जितना सेल प्राइस जो है, सेल प्रोसीड्स हैं, वही उसका गेन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये भी मैंने, ये वही चबाल लिखी है, ये भी वही बात लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। आगे ये इसका एक पिक्टोरियल डायग्राम है कि लेटर ऑफ राइट्स में एग्जिस्टिंग को ज़ीरो प्राइस पे, उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, सेल किए कौन, सेल परचेज़ कौन करेगा, न्यू शेयर होल्डर। फिर उसके पास भी दो ऑप्शन है कि वो सेल कर दे या सब्सक्राइब कर ले। ठीक हो गया, रेज फाइनेंस ये भी मैंने बता दिया कि बैंक्स जो हैं दो, ये ऑप्शंस होते हैं, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगर हम डिस्कस कर लें तो मार्केट वैल्यू जो है वो 50 है और राइट इशू 20 रुपये का हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा लोग ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे, और शेयर्स अगर जितने खरीदेंगे उसके अगेंस्ट जो कम शेयर होल्डर है उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको डिविडेंड मिला करेगा। अगर अकाउंटिंग थोड़ी सी डिस्कस करें तो राइट इशू जब होता है तो कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जब एक्सरसाइज होता है तो पैसे आ जाते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, और शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम जो है वो एक्सेस अमाउंट से करेंगे। अगर एक्सरसाइज नहीं की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने जो राइट्स हैं, तो फिर क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक हो गया, लेकिन अगर जो न्यू शेयर होल्डर है उसने एक्सरसाइज नहीं किए तो, और एक्सेस या तो उसको लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट होगा अगर वो सेल करता है। तो जब एक्सरसाइज कर लेगा तो उसमें क्या होगा, पैसे आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें एक एग्ज़ाम्पल, तो उसमें एग्ज़ाम्पल में क्या कहता है
कि आपने शेयर्स जो हैं वो अलॉट करने हैं। अलॉटमेंट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिस पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू हुए हैं, तो वो क्या है, 0 है। फिर लेटर ऑफ राइट की प्राइस अगर हम मार्केट से परचेज़ करें तो कितने की पड़ रही है, 5 रुपये की। अगर लेटर ऑफ राइट्स जो है उसकी प्राइस अगर सेल किए जाएँ मार्केट में तो कितनी है, 12। राइट शेयर सब्सक्रिप्शन प्राइस, अब जिसके पास राइट्स थे, चाहे वो न्यू कस्टमर न्यू शेयर होल्डर है या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो उसको सब्सक्रिप्शन प्राइस दोनों की सेम है, ये 25 रुपये। फिर राइट शेयर्स अगर वो सेल कर दे, अगर शेयर्स परचेज उसके पास आ गए हैं, शेयर्स हो गए हैं उसके पास, तो वो मार्केट में कितने की सेल कर लेगा, 40 रुपये की। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि एक इन्वेस्टर है ए, ठीक है, उसको अलॉट हुए हैं, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसको 100 LORs अलॉट हुए हैं, लेटर ऑफ राइट्स 100 अलॉट हुए हैं, उसमें से 12 उसने डिस्पोज कर दिए हैं और 70 सब्सक्राइब कर लिए हैं, 18 उसने सब्सक्राइब ही नहीं किए, और 10 जो हैं वो उसने शेयर्स जो ख़रीद लिए थे उनको सेल कर दिए। तो बी भी है, पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक ही मैंने थोड़ी सी पिक्टोरियल डायग्राम बनाई कि 100 थे, उसमें से 12 सेल कर दिए, 70 सब्सक्राइब कर लिए, 18 लैप्स हो गए, और जो शेयर्स ख़रीदे थे ये वाले उनमें से 10 इसने यहाँ पर सेल कर दिए। आगे अगर इनकी सोल्यूशन पे जाएँ तो इस एग्जांपल में वो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 100 LORs, इसकी कॉस्ट क्या होगी, जो ए है, पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ए जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो कॉस्ट उसकी क्या होगी, 0, क्योंकि LORs उसको फ्री मिले हैं, ठीक है ये। फिर दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 70 LORs, एक रिक्वायरमेंट थी ना इसमें, ये देखें ये 70 LOR जो है वो उसने कितने की थी, अगर आप LORs ख़रीदें इसमें ये सब्सक्राइब करने के लिए कितने की कॉस्ट है, 25 रुपये की। तो यहाँ पर देखें 70 को मल्टीप्लाई किया है 25 से, तो ये 1750 आ गया। आगे चलें, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 12 LORs। अब जो डिस्पोजल है उसी पे कैपिटल गेन डिस्कस होगा ना, तो उसमें हम गेन कैलकुलेट करेंगे 12 LORs की, तो वो कैसे होगी, यहाँ नीचे दी गई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जाहिर है गेन कैलकुलेट करना है तो आपको सेल प्राइस में से कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तो गेन आ जाएगा। अब कॉस्ट क्या होगी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको 12 LORs जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो कॉस्ट कितनी हो गई, नील हो गई। डिस्पोजल जब की तो उसने किस प्राइस पे की, हमने क्या पढ़ा कि जो अगर हम सेल करें तो 12 रुपये का शेयर LOR जो है वो सेल होगा, तो इसने 12 रुपये का LOR यहाँ पर ये देखें 12 × 12 144, ये इसकी सेल प्राइस आ गई। सेल प्राइस में से कॉस्ट निकालें तो ये आप क्या गेन आ गया, ठीक हो गया। अगला गेन कौन सा आएगा, उसने क्या शेयर्स 10 शेयर्स राइट शेयर्स जो हैं सब्सक्राइब करने के बाद जो शेयर्स होते हैं वो 10 उसने सेल कर दिए हैं, तो उसमें उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो अब इसकी जो कॉस्ट है इसमें LORs की कॉस्ट भी होनी चाहिए और जो शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं उसकी भी कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसकी जो LORs की कॉस्ट है वो 0 है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिले, और जो सब्सक्राइब करने की कॉस्ट है वो हो गई ये 10 × 25, तो ये आपका आ गया जी, ये कॉस्ट आ गई 250। सेल करनी थी, सेल प्राइस भी हमने यहाँ पर की हुई है कि अगर आपने राइट शेयर्स जो हैं राइट शेयर्स वो सेल किए हैं तो 40 रुपीज़ के सेल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 शेयर्स हैं, 40 उसकी प्राइस है, मल्टीप्लाई का 400, गेन निकालना है, तो सेल प्राइस में से आपने कॉस्ट निकाल दी तो कितना बचा, 150। तो ये पहला सिनेरियो, ये वाला जो था, ये वाला केस ए, ये हमने डिस्कस किया अभी।
अच्छा, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं, ये वाला। इसमें हम पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर बी है जी, इसने भी परचेज किए हैं। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इसको अलॉट हुए हैं एट द प्राइस ऑफ ₹0, और इसने परचेज़ किए हैं। परचेज़ का मतलब है उसने LOR परचेज़ किए हैं मार्केट से ₹5 के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होगा कि 100, इसकी कॉस्ट क्या होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। फिर उसने 12 डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। 12 डिस्पोज ऑफ किए हैं, इसका मतलब क्या है कि LORs डिस्पोज ऑफ किए हैं। अगर सेल करें तो कितनी प्राइस है? 12, तो ये मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसकी भी सेल प्राइस क्या होगी? 144। फिर सब्सक्राइब किए हैं। अब सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट जो है वो जब हम निकालेंगे, उसने कहा है सब्सक्राइब किया 70 को। सब्सक्राइब करने के लिए कितनी प्राइस उसे पे करनी पड़ी है? ये वाली ₹25, ठीक हो गया। और 18 उसने किए ही नहीं है, ये भी डिस्कस करते हैं। 10 उसने उसी तरह से राइट शेयर्स कर दिए हैं। तो सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो पहली चीज़ क्या है कि उसने 100 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ये। और बी के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 100 LORs आ गई। फिर उसने सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट में अब उसकी दोनों कॉस्ट ऐड होंगी। एक उसकी ऐड होगी जो उसने लेटर ऑफ राइट्स परचेज़ किए थे, और दूसरे शेयर सब्सक्राइब किए थे। तो लेटर ऑफ राइट्स परचेज़ किए थे उसने 70 मल्टीप्लाई बाय 5 के मार्केट से परचेज़ किए थे ना, ये देखें। तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब करने की कॉस्ट है वो कितनी है? ये देखें, 25। तो ये 70 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो आपका ये दोनों को ऐड किया तो 2100 इसकी कॉस्ट आ गई। 70 LOR सब्सक्राइब करने की कॉस्ट आई है। आगे चलें, उसने 12 डिस्पोज किए लेटर ऑफ राइट्स, ठीक है। वो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी कि कॉस्ट पहले निकालेंगे, 12 है ना, 12 मल्टीप्लाई बाय जितने रुपए की उसने लेटर ऑफ राइट्स परचेज़ की, कितने के? ₹5 के, मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आ गया। डिस्पोजल की, तो लेटर ऑफ राइट सेल करने की क्या प्राइस है? ₹12, और कितने LORs? 12, तो उसने मल्टीप्लाई किए तो 44। सेल प्राइस में से कॉस्ट निकाली तो ₹84 हो गए। आगे चलते हैं। उसने 10 राइट शेयर्स जो हैं वो सेल किए। अब उसमें कॉस्ट निकालेंगे पहले तो कॉस्ट में उसकी दोनों कॉस्ट आएंगी। शेयर्स लेटर ऑफ राइट्स परचेज़ करने की भी कॉस्ट आएगी, और उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो उसकी करने की भी कॉस्ट आएगी। तो ₹5 के उसने 10 शेयर्स लेटर ऑफ राइट्स ख़रीदे थे, ये कॉस्ट है उसकी। और उसने फिर सब्सक्राइब करने के लिए ₹25 दिए, और 10 उसके शेयर्स थे। तो क्योंकि 10 शेयर सेल किए ना, तो 10 के अगेंस्ट 10 की कॉस्ट ही कैलकुलेट होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस किया तो ये आपके पास 300 इसकी कॉस्ट आ गई। सेल ऑफ 10 राइट शेयर, आप इसने सेल करने हैं, वो भी प्राइस इधर दी हुई है कि अगर आप राइट शेयर्स करनी है ₹40 के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई बाय 40 किया तो 400 इसकी आ गई सेल प्राइस। सेल प्राइस में से आपने कॉस्ट निकालनी है तो ₹100 का इसका गेन आ गया, ठीक हो गया। ये आगे चलें, इसमें ये दूसरा एग्जांपल नंबर 2 है कि 1 जुलाई 2023 को नुमान ने, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, परचेज 15,000 शेयर्स ख़रीदे थे जेड लिमिटेड के फॉर ₹375,000, 3,75,000 के उसने शेयर्स ख़रीदे। फिर 1 जुलाई 2024 को उसने लेटर जो जेडल था जिसके शेयर्स ख़रीदे थे। अच्छा, इसमें एक बात बताता चलूँ कि 15,000 उसने शेयर्स उसने पहले इसलिए परचेज़ करवाए हैं कि अब जो नुमान है वो उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन गया, न्यू शेयर होल्डर नहीं है। राइट शेयर्स से पहले उसने शेयर्स परचेज़ कर डाले हैं, ठीक है, जिससे वो उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन गया। आगे चलते हैं, अब क्योंकि नुमान एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अब जेड लिमिटेड ने राइट इशू करने हैं, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेंगे। तो लेटर ऑफ राइट्स वो कितने करेगा? 2
शेयर्स इन जेडल फॉर एवरी 3 शेयर्स, मतलब 15,000 उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, इसको आप डिवाइडेड बाय 3 करें और मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो इतने राइट शेयर्स उसने जो है ना इशू किए हैं अभी जेडल ने। कितनी प्राइस पे किए हैं? 20 पर शेयर। The right were credited to the respective shareholder account on 1st October 2024 when the market value of each share was, मार्केट वैल्यू शेयर्स की कितनी थी? 22, जब उसके अकाउंट में पैसा वो शेयर लेटर ऑफ राइट्स क्रेडिट हुए। 5 नवंबर को क्या हुआ है, उसने जो 10,000 शेयर्स थे 15 में से 10 शेयर्स उसने सेल कर दिए इतने पैसों में, ठीक है। और जो सेम डेट पे उसने लेटर ऑफ राइट्स भी सेल कर दिए कितने? 50,000। मतलब उसने इसमें 2 ट्रांजैक्शंस हैं। एक उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर्स जो थे वो भी उसने सेल कर दिए हैं, और जो उसको लेटर ऑफ राइट्स मिल रहे थे वो भी उसने शेयर्स किए। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो ये उसके एक्वायर्ड शेयर्स थे। 25 रुपये के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है 375,000। मैंने ये क्या किया, 375 को डिवाइड किया 15 से तो 25 आ गया, वरना पहले नहीं दिया हुआ था। अच्छा, दूसरा, अब सेल करने हैं। कॉस्ट जो वो उसने 15,000 में से 10,000 शेयर्स सेल करने हैं, तो कॉस्ट कितनी थी? 25, तो वही 25 इसकी कॉस्ट यहाँ बन गई और कॉस्ट आ गई 2.5 लाख। सेल करते हुए उसने कितनी प्राइस की है? उसने बताया कि 230,000 जो है उसने इतनी प्राइस ली है, और जब हमने इसको 10,000 से डिवाइड किया तो ये इसकी पर शेयर कॉस्ट आ गई। इसका मतलब है उसे 20,000 का लॉस हो गया। आगे उसने राइट शेयर्स है। राइट शेयर्स उसके मैं जो बता रहा था कि 15,000 को आपने डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो 3 5 15, तो हो जाएंगे 500, और उसको हम 5,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 10,000 शेयर्स आपके वो होंगे राइट इशू के शेयर्स। ये वाले राइट इशू के शेयर्स हैं, ठीक है। इसकी अब कॉस्ट ज़ीरो क्यों ली गई है, ये अब आपको बेहतर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसे लेटर ऑफ राइट्स फ्री मिले हैं, इसलिए कॉस्ट ज़ीरो है। फिर उसने लेटर ऑफ राइट्स जो 1 नवंबर को सेल की हैं, तो कितने के सेल किए हैं? 50,000 उसने वैल्यू दी हुई थी 5, इसका मतलब है 5 रुपये का उसने शेयर सेल कर लेटर ऑफ राइट शेयर सेल कर दिया। तो इसकी लॉस 20 का था, ठीक है, और गेन कितने का था? 50 का। 50 माइनस 20 तो 30 रुपये का नेट गेन उसके पास आ गया। तो कैपिटल गेन का जो रेट इस पे लगेगा वो कितना लगेगा? 15%। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों 15% लग रहा। आगे हम एक हमने डिस्कस करना है कि रेट्स डिस्कस करने हैं, दूसरे हम थोड़ा सा इसकी टैक्सेशन, इसकी प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स क्या है कि गेन और लॉस जो है ना वो कैपिटल गेन में चार्ज होगा, और जब हम बिज़नेस इनकम जो इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे होंगे तो उसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ये फॉल करेगा, ठीक हो गया। इसका जो लॉस है वो सिर्फ ये सिक्योरिटीज़ है ना, शेयर सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ का लॉस सिर्फ सिक्योरिटीज़ के गेन के साथ ही नेट ऑफ होगा, ठीक हो गया। मतलब सिक्योरिटी और भी कोई हो सकती है, तो लेकिन उसकी जो यहाँ पे जो लॉस आया वो दैट विल, ये देखें ना मैंने एग्जांपल में क्या किया कि ये सिक्योरिटी ही थी ना दोनों, ये 20,000 का जो लॉस है ये भी शेयर्स का है, ये सिक्योरिटी है, और ये लेटर ऑफ राइट्स हैं। नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन है तो सिक्योरिटी ही। तो इसका गेन था, हमने दोनों को नेट कर लिया है, ठीक हो गया। तो ये सिक्योरिटीज़ का गेन सिक्योरिटीज़ के लॉस के साथ नेट होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जो अनएडजस्टेड लॉस है वो, मतलब जैसे अगर लेट्स से इधर 20,000 की जगह 60,000 का लॉस आ रहा होता, तो 50,000 का गेन है, तो 10,000 का लॉस अभी इस ईयर में फिर हमारे पास एडजस्ट नहीं हो सकता।
तो वो कहता है वो कितने सालों के लिए अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड होगा। वो कहता है 3 साल के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगले साल और उससे अगले साल और उससे अगले साल अगर आपका कोई गेन आ रहा है तो जो आज इस साल में आपने जो लॉस अर्न किया तो वो उसमें पूरा हो जाएगा, नेट ऑफ हो जाएगा। अब जो है रेट्स डिस्कस कर लें। रेट्स को इसमें क्योंकि चेंजेस आती रहती हैं तो रेट्स इसके काफ़ी डिफरेंट स्लैब्स बन गए हैं। अगर तो आपने जो शेयर्स ख़रीदे हुए हैं वो 1 जुलाई 2013 से पहले के ख़रीदे हुए हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। अगर आपने 1 जुलाई 2013 के बाद से लेके 30 जून 2022 तक ख़रीदे हुए हैं तो फिर आपका 12.5% थी। फिर अगर आपने 1 जुलाई 22 से 30 जून 24 के दरमियान शेयर्स ख़रीदे हुए हैं तो इसमें मतलब एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट आ रही है, डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, इसमें है 15%, फिर 1 से 2 साल हों तो 12%, फिर ये करते 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 अगर 6 साल पुराना है तो 0% हो गया। और फिर अगर आपने एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2024 तो फिर कितना रेट है, 15%। अच्छा, अगर हम एग्ज़ाम्पल की तरफ जाएं तो हमारा जो है वो कितने में परचेज शेयर्स कब ख़रीदे हैं उसने, 1 जुलाई 2023। ठीक हो गया। तो ये कौन से स्लैब में फॉल करेगा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, मतलब यहाँ आ रहा है 1 जुलाई 22 से लेके 30 जून 24, इसी में 1 जुलाई 23 भी आ रहा है। और 1 जुलाई 23 और अभी हम बात करें 24 की तो मतलब 1 साल हुआ है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर का रेट क्या है, 15%। इसलिए हमने यहाँ पे 15% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सारा था राइट इशू। अगर आपको इसमें समझ आया हो, कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका फ़ीडबैक हमें मिले तो हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस बना सकें। शुक्रिया।